अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा भैया डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है हमारा, अंडर डबल अकाउंटिंग सिस्टम हमने कहा जब भी हमें कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, दो मेथोडोलॉजी है। ठीक है भैया, एक अप्रोच का हमने नाम दिया ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम डिटेल में बहुत अच्छे से किया है। तो अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच किसी भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कौन कौन सी कैटेगरी के आधार पर अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अंडर डबल अकाउंटिंग सिस्टम, हमने कहा हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कह दीजिए, ठीक है भैया। तो अंडर मॉडर्न अप्रोच हम अकाउंट का कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट ढूंढने के लिए उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, किस तरह से उसकी कैटेगरी बनी है, ये हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़रूरी बात ये है समझना, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। हमने कहा जो हमारा अकाउंटिंग के जो स्टेप्स है, हमारा जो पहला अकाउंटिंग का स्टेप है जहाँ पे हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। पहला जो हमारा स्टेप था, इसके जो पहले के जो काम थे, जहाँ हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि भैया इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, अगर करना है तो उसके लिए हमने सोर्स टोकन भी तैयार करेंगे और उसके आधार पर जर्नल की एंट्री करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों मेथड है, चाहे आप ये अप्रोच यूज करके जर्नल में एंट्री कीजिए, चाहे ये वाली अप्रोच यूज करके जर्नल में एंट्री कीजिए, ये सिर्फ पहले स्टेप तक ही काम आएगी, बस उसके आगे का सफर है। यानी कि जर्नल के अंदर जो एंट्री करनी है उस समय हमें किस मेथोडोलॉजी का यूज करना है, ये हमें मेथड बताएंगे। चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए, चाहे इस मेथड से कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का ही एंड रिजल्ट एक ही होने वाला है। किसी भी मेथड से सोच लीजिए, होगा क्या तो सर हम किससे करें, जो आपको समझ में आए उससे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें दोनों ही मेथड समझने हैं, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ से नहीं मिलते हैं, तो वो हमें परफेक्टली जवाब यहाँ मिलेंगे कि भैया उन ट्रांजैक्शन को हम किस ग्राउंड के ऊपर, किस आधार पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद का जो सेकंड स्टेप है हमारा, जहां हम लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, और जर्नल से लेजर पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद हमने कहा भैया हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फर्क है सिर्फ जर्नल एंट्री करने तक के स्टेप में है, आगे का सफर है वो कॉमन है। यानी कि ऐसे समझिए, बहुत सिंपल भाषा में अगर हम कहें, एक छोटा सा आप एग्जांपल देता हूं कि आपके मान लीजिए यहां से जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है भैया, ये मान लीजिए हमारा जोधपुर है जहां से हमें जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है, और हमें जाना है जयपुर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, हमें जोधपुर से स्टार्ट करना है, जयपुर तक पहुंचना है। अब यहां से बीच रास्ते में हमारे पास ये ए रास्ता है और ये हमारा बी रास्ता है। तो यहां तक जो मिड स्टेशन है जहां पे हमको जर्नल की एंट्री करनी है, बस यहां तक के जो रास्ता है, चाहे इधर से घूम के ले लीजिए, चाहे ऐसे पहुंच जाइए, आगे का जो जर्नी है वो कॉमन है, एक ही रास्ता है। यहां पहुंचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता कहां तक है भैया, सिर्फ जर्नल की एंट्री करते समय आपको अकाउंट को कैसे ढूंढना है उस मेथोडोलॉजी पे फर्क है। दोनों ही रास्ते से आप एक ही मंजिल पे पहुंचोगे, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, आपको जो सुविधाजनक लगे, आपका घर जहां है उस घर से इस स्टेशन तक जहां से आपको लगे कि भाई इधर से जल्दी पहुंचूंगा तो इधर से पहुंच जाइए, इधर से जल्दी पहुंचूंगा तो इधर से पहुंचाइए। आगे की जर्नी बिल्कुल बिल्कुल कॉमन रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा सीधा अंडर मॉडर्न अप्रोच मैं अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे करूंगा, मेरा बेसिस क्या रहेगा। चलिए तो मैं डायरेक्टली मॉडर्न अप्रोच पे ही आ जाता हूं। तो सबसे पहली बात, मेरे मॉडर्न अप्रोच के कुछ और नाम भी है। मैं इसे मॉडर्न अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कह सकता हूं, मॉडर्न अप्रोच कह सकता हूं। इसी अप्रोच का एक और नाम है, वो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। इस अप्रोच का एक और नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्यों इसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है, इसके लिए हमारे पास बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर है आपके कोर्स के अंदर, ठीक है ना भैया। तो वहां पे सिखाएंगे हम आपको कि भैया हमारी मॉडर्न अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या अकाउंटिंग मेथड वाली अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड क्यों कहा जाता है, उसको मैं वहां डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक और नाम है, वो है बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन, बैलेंस शीट। अब इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, मीन्स ये हुआ कि भैया ये मॉडर्न अप्रोच की बात करती है। अब ये तो तीन नाम हो गए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों कहेंगे, बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों कहेंगे, ये मैंने कहा आगे वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं सीधा आता हूं कि अंडर मॉडर्न अप्रोच, अंडर मॉडर्न अप्रोच, चलिए इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, चलिए आगे। तो मैंने कहा अंडर मॉडर्न अप्रोच हमारा जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन होगा, अंडर मॉडर्न अप्रोच हमारा जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का आधार क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर मॉडर्न अप्रोच। हमने वहां पे देखा था अंडर ट्रेडिशनल मेथड क्या कहा था, हमने तीन तरह के अकाउंट का क्लासिफाई किया था। हमने कहा था भाई पर्सनल नेचर के अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो मैं यहां पे क्लासिफिकेशन वाले हिस्से पे जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताने का कोशिश करूंगा कि भैया इससे जो मॉडर्न अप्रोच है, यहां पे जो हम अकाउंट का क्लासिफिकेशन करते हैं उसका बेस क्या है, आधार क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, किस आधार पे हमने क्लासिफिकेशन करना है यहां पे। तो देखिए यहां पे हमारा जो आधार है, जिस आधार पे हम हमारे अकाउंट को डिवाइड करेंगे, हमारे अकाउंट को क्लासिफाई करेंगे, उसके दो सबसे बड़े बेस है। एक है हमारा सोर्स ऑफ फंड और एक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब सोर्स का मीनिंग क्या हुआ, पहला जो आधार है सोर्स ऑफ फंड, बहुत सिंपल है भैया। सोर्स का मतलब वो सभी साधन, वो सभी स्रोत जिनसे बिजनेस में पैसा आएगा। और जो सेकंड है वो है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन, यहीं से देखिए हम अकाउंट निकालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है बहुत मामूली चीज हो जाएगी आपको समझ। हम बात कर रहे थे कि भाई मॉडर्न अप्रोच में हम दो आधार पे हमारा अकाउंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला जो हमारा आधार है वो है सोर्स ऑफ फंड। और सोर्स का मीनिंग क्या हुआ कि स्रोत वो सभी साधन जिनसे हमारे बिजनेस में पैसा आएगा। बहुत सिंपल है। और एप्लीकेशन का मतलब हुआ उसका एंड यूज क्या हुआ, एंड यूज ऑफ मनी, वो पैसा आपने कहां लगाया। तो यहां में सिंपल समझने के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं, एंड यूज ऑफ मनी। एंड यूज ऑफ मनी, भैया पैसा गया कहां पे और पैसे का सोर्स क्या हुआ, पैसे का इनकमिंग कहां हुआ, पैसा
इन यानी कि हमारे बिजनेस में आया कैसे। तो एक जो बेस है जिस आधार पे हम अकाउंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस में पैसा कहां कहां से आ सकता है, और एक बार जब ये पैसा आ गया तो वापस वो कहां गया, वो पैसा कहां खर्च हुआ है, उस आधार पे हम अकाउंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मैं बात करता हूं यहां पे सोर्स ऑफ फंड के ऊपर एक बार के लिए, इसी पे हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जो हमारे बिजनेस के अंदर फंड का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है, या ऐसे बड़ा तो नहीं कहूंगा, मैं वर्ड यूज करूंगा, सबसे जो मुख्य और पहला जो होता है, सबसे पहला जो सोर्स होता है फंड होता है, वो होता है क्या चीज। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पैसा कहां से आएगा भैया, जरा सोच के देखिए। अगर आप एज अ प्रोप्राइटर बिजनेस ओनर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहला पैसा कहां से आएगा, हम पढ़ रहे सोर्स ऑफ फंड। अगर ये अच्छे से समझ लिया ना भैया, तो बहुत सिंपल है ये अकाउंट का क्लासिफाई करना। तो सोर्स ऑफ फंड में जो सबसे पहला सोर्स होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जहां बिजनेस ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बच्चे शॉर्टकट में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो प्लीज ऐसा ना करें। 2 चैप्टर बहुत जरूरी है, वो चैप्टर्स के ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं, जहां बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, इसमें लगभग 8 से 9 वीडियो है, जहां पे मैंने अकाउंट क्या होता है, हमारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने अभी कवर नहीं किया है, सिर्फ उतना कवर किया है जिससे कि आपका ये प्रैक्टिकल पार्ट हो सके। तो वंस अगेन रिक्वेस्ट, पहले इन दोनों चैप्टर के 8 से जो 9 वीडियो है वो आपको देख के आइए, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होगा उनकी सभी चीजों की डिटेल्ड में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। तो मैंने कहा कैपिटल जो सबसे पहला अकाउंट होता है, तो ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्यों कैपिटल शब्द का यूज करते हैं, ये हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंट और बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मैं सीधा मुद्दे पे रहूंगा, इंडिविजुअल डेफिनेशन में वहां पे कवर करा चुका हूं। तो मैं सोचा हूं अदरवाइज क्या होगा, 3 से 4 घंटे का तो सिर्फ यहीं पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे आता हूं। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा मॉडर्न अप्रोच में मैं कर रहा हूं अकाउंट का क्लासिफाई, और मैंने 2 बेस रखे। पहला बेस मैंने रखा सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड के मतलब वो सभी साधन जिनसे मेरे बिजनेस में पैसा आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, वो सभी साधन जिनके आधार पर मेरे बिजनेस में पैसा आया है। और सबसे पहला बेस क्या होता है, सबसे पहला बेस होता है, सबसे पहला पैसा कहां से आता है, जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, बिजनेस ओनर पैसा लगाता है, और उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल ऑफ बिजनेस ओनर। तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंट का क्लास हो गया, दैट इज कैपिटल अकाउंट। यहां वो अकाउंट होंगे जो बिजनेस ओनर की पूंजी को रिप्रेजेंट करेंगे, बिजनेस ओनर की पूंजी का इन और आउट। तो जो ड्राइंग है उससे जब पैसा निकालेगा, और कैपिटल मतलब इन, ठीक है भैया, ये वर्डों को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो दोनों इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। तो पहला हुआ भैया कैपिटल आ गया। अब बताइए, जब आप बिजनेस रन करोगे और आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, तो ऐसे केस में दूसरा पैसा आप कहां से लाओगे। दूसरा पैसा जब भी आप लाओगे, किसी से उधार लाओगे, तो उधार लाओगे मीन्स ये हुआ कि या तो आप मनी के फॉर्म में बिजनेस को रन करने के लिए, या तो मनी के फॉर्म में लोगे, तो ये आपके लिए हो गई लायबिलिटी। क्या होगी भैया, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करने वाले सभी अकाउंट जो होंगे हमारे सेकंड सोर्स ऑफ फंड होंगे। अब ये जो लायबिलिटी है ना,
ये पैसे के फॉर्म में भी ला सकते हैं और उधार माल खरीद के भी ला सकते हैं। तो लायबिलिटी शब्द का मीनिंग क्या है, इसको मैंने कहा वहां ऑलरेडी कवर कर चुके। लायबिलिटी का सिंपल भाषा में मीनिंग यहाँ बताऊंगा, डिटेल्ड यहाँ नहीं बता रहा हूँ। सिंपल भाषा में हमारी एक ऐसी ऑब्लिगेशन, हमारा एक दायित्व, हमारा एक भार। लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया भैया, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं, ये बिजनेस के लिए हमारे भार होते हैं, हमारा दायित्व होता है कि फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को हमें वो भुगतान करना है। तो जब आज किसी आदमी से हम पैसा लेके आए, हमारे पास क्या हुआ, सोर्स तो हो गया, पैसा तो आ गया, परंतु क्या हमें वापस नहीं चुकाना है पैसा हमें वापस चुकाना है। तो वो हमारी हो गई लायबिलिटी। या हमारे किसी फ्रेंड ने, मिस्टर ABC ने हमें बिजनेस रन करने के लिए उधार माल दे दिया, भैया माल तो मेरे पास आ गया, तो क्या उसके बदले में मुझे उसे भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी का जो मीनिंग है हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू अकाउंट और बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में किया है, जहां हमने कहा भैया लायबिलिटी का मतलब होता है वो दायित्व जो फ्यूचर की स्पेसिफिक, जिसको डिस्चार्ज करने के लिए, उस दायित्व को खत्म करने के लिए हमारे रिसोर्सेज यूज्ड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होंगे, नकद के फॉर्म में देंगे या कोई और फॉर्म में हम देंगे, गुड्स के फॉर्म में देंगे। तो वो जहां हमें फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को भुगतान करना होता है, वो होती है हमारी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वर्ड है आपको वहां जाके चेक करना है, ठीक है भैया। अब बताइए, पैसा तो हमारे पास आ गया, माल हमने खरीद लिया उधार या किसी से उधार ले लिया है, दोनों बातें हो गई। हमने भी पैसा लगा लिया, और पैसा कहां से आएगा बिजनेस में, और पैसा कहां से आएगा भैया, तो जो हमारे बिजनेस के रेवेन्यू हैं, जो बिजनेस के रेवेन्यू है या बिजनेस की कोई भी इनकम, रेवेन्यू और इनकम को रिप्रेजेंट करना भी तो हमारे लिए सोर्स ऑफ फंड हो गया। कैसे हुआ, हमने माल उधार खरीदा और उसे बेचा तो हमारे पास क्या आए, फंड्स आए, पैसे आए। तो ये तीन बेस है जिनके आधार पर बिजनेस में पैसा आता है। रेवेन्यू का मतलब हो गया हमारे बिजनेस की सेल्स और हमारे बिजनेस की और सभी तरह की इनकम और सभी तरह के प्रॉफिट जो हमने जनरेट किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो ये भैया हमारे हो गए मोटा मोटी बेस तीन आधार पे। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हम अकाउंट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो जैसे पहला आपके सामने आया कि राम ने व्यापार पैसे लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, इसका मतलब भैया ये क्या हो गया, एक राम जो पर्सन था, जो बिजनेस ओनर था, ये कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपने सेल्स किए, तो जो सेल्स का अकाउंट आ गया वो आपका रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट आ गया। आपने किसी से उधार माल लिया है, बोरोइंग फ्रॉम मिस्टर महेश, मीनिंग क्या हुआ भैया, आपकी लायबिलिटी हो गई, ठीक है ना। या अगर मिस्टर राम था जो आपके लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ कि जिसको आपको भुगतान किया है, सॉरी जिसको आपको स्पेसिफिक डेट को भुगतान करना है, जिसने आपको उधार माल बेचा है, तो वो भी तो लायबिलिटी हो गई। तो जो मिस्टर राम का अकाउंट हो सकता है जिससे आपने माल उधार खरीदा था, वो अकाउंट यहाँ पे आएगा। तो कुछ एग्जांपल इसके नीचे लिखेंगे। तो सेकंड कैटेगरी पे जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली जो मैंने कैटेगरी बताई, जहां मैंने कहा भैया सोर्स ऑफ फंड के हमारा जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन है, उसका जो आधार है, उसका बेस है, वो है सोर्स और एप्लीकेशन। ये दो वो आधार है जिनको ध्यान में रखते हुए हम अकाउंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। और सोर्स के लिए हमने कहा बिजनेस में हमारे पास सिर्फ तीन ही साधन है और कोई साधन नहीं है। जो तीनों साधन को मैंने पहली कैटेगरी में ले लिया, जिसका नाम मैंने दिया भैया सोर्स ऑफ फंड। और तीन क्लासेस देख ली, पहली मैंने कहा कैपिटल, दूसरी मेरी लायबिलिटी और तीसरी हो गई मेरे रेवेन्यू। अब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ फंड की। अब पैसा आ तो गया भैया, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब ये जो पैसा आया ये जाएगा कहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा खर्च कहां होगा, किस तरह के नेचर में ये पैसा खर्च होने वाला है, इसके लिए भी हमने ऑलरेडी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिटेल्ड में किया है।
तो मोटा मोटी अगर समराइज फॉर्म में बात करने की कोशिश करें तो जब भी हम पैसा खर्च करेंगे उसके दो ही बातें हो सकती है। पैसा खर्च करने का एंड रिजल्ट सिर्फ दो हो सकता है, इसके अलावा कभी कुछ नहीं हो सकता है। एक तो जो पैसा खर्च करोगे उस खर्च करने का जो बेनिफिट है 1 अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाएगा, और दूसरा उस पैसे को अगर खर्च करोगे तो उससे जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय ने काम किया, 12 महीने काम किया, मैंने उसको सैलरी का भुगतान किया। बहुत अच्छे से समझना, मेरे यहाँ पे एक पर्सन ने काम किया, मैंने उसको 12 महीने की सैलरी, पूरे साल की सैलरी का भुगतान किया। तो ये मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गया, एक ऐसा खर्चा हो गया जिसका बेनिफिट पर्टिकुलर 1 अकाउंटिंग पीरियड तक ही सीमित था। मैंने बिल्डिंग प्रीमिसेस का रेंट अगर दिया है तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया, पिछले 12 महीने के लिए दिया। यानी कि यहाँ पे जब हम पैसा खर्च करेंगे तो या तो वो हमारी एसेट्स बन जाएगी और या वो खर्चा होगा। एसेट्स का मीनिंग क्या बताया मैंने? एसेट्स का मतलब ऐसे सभी रिसोर्सेज जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में हमें मिलता है। और हमने एसेट्स की क्लासिफिकेशन भी की, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना भैया। बहुत सारी आपको एसेट्स का क्लासिफिकेशन में आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मैंने कहा जब मैं खर्च करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका दो ही रिजल्ट हो सकता है, या तो वो जो खर्चा किया उसका एंड रिजल्ट जो है वो एसेट्स के फॉर्म में मेरी बुक्स में आया है। मैंने सोफा खरीद लिया मेरे बिजनेस प्रेमिसेस में रखने के लिए, मैंने एयर कंडीशनर खरीदा मेरे कैबिन के लिए या मेरे ऑफिसेज के लिए, मेरे ऑफिस प्रेमिसेस के लिए, तो इसका बेनिफिट जो है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं वो एसी 1 साल में खत्म हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 साल। या आपने कोई प्लांट एंड मशीन खरीदी, आपने लैंड एंड बिल्डिंग पे पैसा इन्वेस्ट किया, आपने जो यहाँ से पैसा लाए थे उससे बिल्डिंग खरीद ली आपने खुद की, वहां से बिजनेस रन कर रहे हो। तो जब आप पैसा खर्च करोगे उसका एंड रिजल्ट जो होगा या तो एसेट्स के फॉर्म में आपके सामने आएगा, ठीक है भैया, या तो एसेट्स के फॉर्म में आएगा और या एक्सपेंसेस ही बन के रह जाएगा, एक्सपेंसेस या पर्टिकुलर उस साल के लॉसेस बन के रह जाएंगे। मैंने कहा पैसा खर्च हमने किया, हमारा बेस जो है वो अप्लीकेशन ऑफ फंड है, वेरी इंपॉर्टेंट, अप्लीकेशन ऑफ पैसा आपने खर्च किया। इस खर्चे का फायदा हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। तो हमने कहा भैया हमने एक एसेट्स क्रिएट कर ली, तो पैसा तो गया ना, बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा गया, कोई बात नहीं, एसेट्स बन गई। बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा गया, हमारे लिए एसेट्स बन गई। इसी प्रकार से अगर मैंने जो बिजनेस के रूटीन खर्चे पेमेंट किए हैं तो वो उनका बेनिफिट अगले साल नहीं मिलता है। सैलरी का भुगतान किया, अभी एग्जांपल दिया, अगले साल का फिर से करना पड़ेगा, उसके अगले साल का फिर से करना पड़ेगा, रिपीटेशन के नेचर के रहेंगे। तो जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलता है, हम कहते हैं भैया ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये एसेट्स कितने तरह की हो सकती है, ये भैया मैं आपको ऑलरेडी एसेट्स की डेफिनेशन और एसेट्स के क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूं। तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग हुआ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको ओके चलिए हो गया, ठीक है। ये मेरे 5 आधार हो गए जिनके बेस में मैं अंडर मॉडर्न अप्रोच मेरे अकाउंट का क्लासिफिकेशन करूंगा, मेरे अकाउंट का क्लासिफिकेशन करूंगा। पहला जो हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट, दूसरा मेरा हो गया लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट, ये मेरे रेवेन्यू के अकाउंट भैया। अगर इनकी टाइप लिखने की कोशिश करोगे तो बहुत सिंपल है भैया, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैपिटल के अंदर देखिए जो कैपिटल का अकाउंट है वो भी इसी में आएगा और बिजनेस ओनर की जो ड्राइंग है वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। अब लायबिलिटी की बात करते हैं और एसेट्स की बात करते हैं, तो जो मिस्टर राम है, मान लीजिए ये जो मिस्टर राम है जो हमारा क्रेडिटर्स है, यानी कि जो हमसे पैसा मांगता है वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि उसने हमें उधार माल दिया था। परंतु ये सेम यहाँ पे मिस्टर मोहन
जिनसे हम मांगते हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, वो हमारी एसेट्स होंगे, क्योंकि हम उससे पैसा मांगते हैं। वहां पे क्या था, राम का नाम आते ही हमने कहा पर्सनल अकाउंट है, एसेट्स या लायबिलिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल अकाउंट कैटेगरी जो वहां पे आई थी, चाहे वो पर्सनल अकाउंट नेचुरल था, आर्टिफिशियल था या रिप्रेजेंटेटिव था, जो भी पर्सनल, समझना मेरी बात, जो भी पर्सनल अकाउंट आएगा वो एसेट्स के फॉर्म में भी जा सकता है और लायबिलिटी पे भी डिपेंड करता है आपका उसके साथ ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। आंख बंद करके राम यहां सोचने की जरूरत नहीं है। राम के साथ साथ आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि मैं राम से पैसा मांग रहा हूं इस ट्रांजैक्शन की वजह से, या राम मुझसे मांग रहा है। मतलब जो राम है वो मेरी बुक्स में लायबिलिटी में जाएगा, इस कैटेगरी में जाएगा या इस कैटेगरी में जाएगा। वहां पे हमने राम देखा, पर्सनल अकाउंट, आगे पीछे क्या हो रहा है सोचने की जरूरत नहीं थी। पर्सनल कैटेगरी के जितने भी अकाउंट है, चाहे नेचुरल पर्सन थे, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन थे, चाहे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों कैटेगरी आंख बंद करके आप इधर या इधर नहीं डाल सकते हो। उसके साथ साथ आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि भैया ये लायबिलिटी कैटेगरी में जाएगा, ये एसेट्स कैटेगरी में जाएगा। डिपेंड करेगा इस बात पे कि हमारा उसके साथ ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। हम उससे पैसा मांगेंगे, हमने उधार माल बेचा, एसेट्स बन जाएगी, हमने उधार माल खरीदा, लायबिलिटी बन जाएगी। नाम दोनों का देखिए, ये भी पर्सनल अकाउंट था, ये भी पर्सनल अकाउंट था, तो यहाँ पे सोचने का नजरिया बदल जाएगा। चलिए भैया, जो रेवेन्यू और इनकम इसके अकाउंट क्या हो गया हमारे, जैसे हमारा सेल्स हो गया, किसी भी तरह की रिसीव जो हमारे पास आ गई, वो सारे के सारे हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हो गए। इसी तरह से मैंने एसेट्स के फॉर्म में बता दिया, मोहन हो सकता है, डेटर्स के फॉर्म में कोई भी हमारी फिक्स एसेट्स हो सकती है। इसके अलावा आप मशीनरी कर दीजिए, कितना भी नाम आपको याद आए, फर्नीचर लिख दीजिए, वो सारी की सारी हमारी एसेट्स है। जो भी हम माल परचेज करेंगे या कोई भी खर्चा, सैलरी का भुगतान करेंगे, रेंट का भुगतान करेंगे, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी में आ गई। तो ये हमने मोटा मोटी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोच, अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों कहा जाता है, ये हम आगे वाले चैप्टर में सीखेंगे। आप ये कीजिए जल्दी से नोट डाउन। अब मैं सीधा आ जाऊंगा डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमारे क्या रूल है, उस पार्ट पे अब हम डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से सीखिए। तो हम बात कर रहे थे, हमने ये देखा कि भैया अंडर मॉडर्न अप्रोच हमने अकाउंट को 5 तरह से क्लासिफाई किया। हमने अकाउंट को दो, जो हमारा बेस था, पहला बेस था सोर्स और दूसरा हमने कहा एप्लीकेशन। और सोर्स में हमने अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल, लायबिलिटी एंड तीसरा कौन सा था भैया, हमारे रेवेन्यू। इसी तरह से एप्लीकेशन में हमने कहा या तो एसेट्स होगी या हमारे लिए एक्सपेंसेस के फॉर्म में वो जाएगा। ये मोटा मोटी मैंने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूं इससे पहले मैंने एक बार अपनी क्लास यहाँ पे रख दी ताकि हमें इजीली इसको करने में दिक्कत ना आए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भैया इसके अंदर आप अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए अंडर मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहला जो अकाउंट है वो हमें दिखाया है भैया लैंड का अकाउंट। ठीक है, जरा बताइए लैंड परचेज की होगी, मान लीजिए ट्रांजैक्शन आया होगा कि भाई लैंड परचेज की, तो हमारे लिए जो लैंड है वो क्या है भैया, लैंड एंड बिल्डिंग जो पार्ट है हमारे लिए एसेट्स हो गई। यहाँ हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, पैसा जाएगा, तो ये हमारे लिए कौन सा हो गया, एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट होगा। ये हमारे लिए संपत्तियां हो गई, ये फिक्स एसेट्स हो गई हमारे लिए। अभी हमें अंडर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है भैया। आगे सिखाएंगे आपको कि एक अकाउंट का नेचुरल बैलेंस क्या होता है, एक अकाउंट का नेचुरल बैलेंस क्या होता है, और डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होगा अंडर मॉडर्न अप्रोच। पर पहले समझना ये जरूरी है कि भैया कौन सा अकाउंट यहाँ पे किस नेचर में जाना पड़ जाएगा। दूसरा जो अकाउंट है इन्वेस्टमेंट, आपके पास एक्स्ट्रा कुछ मनी पड़ी होगी,
आपने कहीं उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। कौन सी क्लास हुई भैया? पैसा गया है एप्लीकेशन। पहले टाइप समझो, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा कहीं गया होगा, हमारे लिए एसेट्स हो गई, ये भी हमारे लिए एसेट्स की क्लास हो गई। ठीक है भैया। बिल्डिंग बताने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारे लिए एसेट्स हो गई। बहुत सिंपल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आपको 1 या 2 नंबर के विदिन 2 या 3 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड पैसा आया है भैया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारा रेवेन्यू और इनकम को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट हो गए। इंटरेस्ट अगर हम भुगतान करते तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होता, अगर हम भुगतान करते तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होता, परंतु चूंकि ये हमें रिसीव हुआ है, ये हमारी सेल्स जो होती है हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू अकाउंट होता है। ठीक है ना, तो सेल्स हमारा रेवेन्यू अकाउंट होता है। इसी तरह से कोई इनकम आएगी वो भी हमारे रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। चलिए, सैलरी, हमने हमारे स्टाफ को सैलरी का भुगतान किया क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ काम किया होगा। ठीक है भैया, तो कौन सा हुआ जरा बताइए इसके अंदर। आप कहो तो मैं चार्ट को और अच्छे से बना दूं, पर चलेगा। ये हमारे लिए खर्चे वाले अकाउंट हो गए, एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट हो गए अंडर ट्रेडिशनल मेथड। ये दोनों कौन से थे? ये और ये दोनों नॉमिनल अकाउंट थे, याद है आपको। परंतु यहाँ पे रेवेन्यू को अलग क्लास में रखा है और एक्सपेंसेस को अलग क्लास में रखा है, क्योंकि उनके बैलेंस जो होते हैं, नेचुरल बैलेंस एक जो होती है नेचुरल बैलेंस, एक का डेबिट होता है, एक का क्रेडिट होता है। आगे नेचुरल बैलेंस समझाएंगे, तो इसके लिए इन्होंने क्लास ही अलग बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट, वहां अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता, आप समझना मेरी बात, अगर वहां मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है मेरा पर्सनल अकाउंट था, परंतु चूंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया हमने बैंक से लोन लिया है, तो यहाँ हमारे लिए लायबिलिटी वाला अकाउंट हो गया। ये हमारा लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट हो गया। और यही अगर हमारी मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच होती तो ये डेफिनेटली हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होता। डेटर्स का मीनिंग हुआ वो लोग जिनको कि हमने उधार माल बेचा है और फ्यूचर में हमारे पास उससे पैसा आएगा, तो ये हमारे लिए यहाँ पर एसेट्स हो गई। यहाँ मिस्टर राम मोहन सोन ऐसे नाम आएंगे, ये सेम नाम क्रेडिटर में भी आएंगे, परंतु क्रेडिटर में वो लोग होंगे जिन्होंने हमें उधार माल बेचा है और हमें फ्यूचर के अंदर उनको भुगतान करना है। बात समझना, वहाँ एक ही कैटेगरी थी पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर्सनल, वहाँ पे जो हमारे पर्सनल अकाउंट थे यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। कुछ वो लोग जिनसे हम पैसा मांगते हैं वो हमारी एसेट्स हो गई, और कुछ वो लोग होंगे जो हमसे पैसा मांगते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। तो हमारे क्रेडिटर जो हमसे पैसा मांगते हैं वो हमारी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट हो गए। देखना, यही लोग वहां पे हमारे पर्सनल अकाउंट थे। ठीक है भैया, आगे चले। बैड डेब्ट्स यानी कि बिजनेस रन करते समय हमने किसी को उधार माल बेचा था और वो भाई खा के भाग गया, वापस देने वाला नहीं है। हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट हो गया। तो ये एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी का आइटम हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, फिर बात करेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। अब जरा बताइए कैपिटल अकाउंट कौन सा है भैया? ये देखिए, कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा है। हमने भी जो क्लास बनाई थी, हमने कहा हमारे सोर्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट, हर जगह अपना चार्ट सामने रखिए, और एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। ये अगर आपने सामने रखोगे तो एक क्विकली आपको आंसर हर बात का मिल जाएगा। सोर्स में हमने कैपिटल बताया, हमने लायबिलिटी बताई और हमने रेवेन्यू बताया। एप्लीकेशन में हमने एसेट्स बताई और एक्सपेंसेस बताया। ठीक है भैया, ये कैटेगरी मेरे सामने। अब मैं जल्दी से बच्चे कुछ आइटम कर देता हूँ। कैपिटल, मेरे कैपिटल के सेपरेट क्या है, मेरे अपने पास अपनी क्लास है, तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये मेरे कैपिटल नेचर का ही अकाउंट है। परंतु अगर ये मेरा कौन सा होता, ट्रेडिशनल मेथड होता, तो ये मेरा होता पर्सनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन, एसेट्स को जो काम में लिया उसकी वजह से जो घिसावट आई हमारे बिजनेस के लिए
एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है, ठीक है भैया। परंतु अगर ये मेरा कौन सा होता, ट्रेडिशनल मेथड होता, तो ये मेरे लिए अकाउंट होता नॉमिनल नेचर का अकाउंट। मोटर व्हीकल भैया एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा लगा होगा अगर आपने एसेट्स खरीदी है, तो ये हो गया हमारे लिए एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट, ठीक है। और अगर यही मेरा ट्रेडिशनल मेथड होता, तो ट्रेडिशनल मेथड में ये मेरा रियल अकाउंट होता। फ्रेट हमारे लिए खर्चा हो गया, हमने माल मंगाया और उसके ऊपर हमारे पर उस माल को मंगाने के लिए हमें फ्रेट कुछ कैरीज इनवर्ड और कुछ खर्चा करना पड़ गया, तो हमारे बिजनेस के लिए भैया ये हो गया एक्सपेंसेस। इसी तरह से वहां अगर मेरा होता अंडर ट्रेडिशनल मेथड, ये मेरा नेचुरल अकाउंट होता, सॉरी ये अगर ये ट्रेडिशनल मेथड होता तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट होता। वेजेस मैंने भुगतान किया, मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है भैया, ठीक है, ये मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गए। और अगर मैं पुरानी अप्रोच से करता, ये मेरे लिए कौन सा होता, नॉमिनल अकाउंट होता। गुडविल मेरे बिजनेस के लिए भैया एक एसेट्स है, संपत्ति है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ मेरी एसेट्स होती, और अंडर ट्रेडिशनल मेथड ये मेरे लिए रियल अकाउंट होता। मैंने आपको साथ ही साथ दोनों बता दिए। चलो भैया, रिपेयर, प्लांट एंड मशीनरी की आपने कोई रिपेयर की होगी, तो अगर रिपेयरिंग की है तो हमारे बिजनेस के लिए ये हो गए भैया खर्चे, और यहाँ होता हमारा ये नॉमिनल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ऐसे कोई क्वेश्चन आए, एक बार हमारी जो क्लास है उसको अपने चार्ट बना के रख लीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, फिर इस चार्ट की आपको कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वही एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में आप इस अकाउंट को डिवाइड कीजिए, ठीक है भैया। मैं आपको दोनों ही मेथड से बताऊंगा कि कौन से मेथड कौन से अकाउंट में। एक बार मैं मेरी क्लास की समरी यहाँ बनाना चाहूँगा कि भैया मेरे पास सोर्स ऑफ फंड के कुछ अकाउंट है और कुछ अकाउंट होते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड वाले। ये तो मुझे सामने चाहिए ही चाहिए। कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन सा हो गया भैया, बोलिए, कैपिटल अकाउंट। सेकंड कौन सा हो गया, और थर्ड कौन सा हो गया, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एंड तीसरा रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। पैसा कहाँ जाएगा, या तो एसेट्स में जाएगा और या फिर ये पैसा जाएगा खर्चे के अंदर। ये चार्ट हमेशा सामने रखना है। बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए। प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है भैया, तो ये हमारे बिजनेस के लिए हो गई एसेट्स। परंतु अगर ये मॉडर्न अप्रोच होती, तो मैं मॉडर्न अप्रोच को यहाँ ब्रैकेट में बंद करता जाऊंगा, ठीक है भैया। ये मॉडर्न अप्रोच होती तो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो मेरे रियल अकाउंट होते, ठीक है। यहां मैं बात करूंगा बैंक लोन, बैंक से जो मैंने लोन लिया है मेरे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ठीक है भैया। तो ये मेरे लिए हो गई लायबिलिटी अंडर मॉडर्न अप्रोच। परंतु अगर यही बात मैं करता अंदर ट्रेडिशनल मेथड, तो ये मेरे लिए होता पर्सनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट, यहाँ मेरे लिए सेल्स जो अकाउंट है मेरे रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को ये सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है ना भैया, पैसा आ रहा है, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। परंतु अगर मैं इसी को मैं ट्रेडिशनल मेथड में करता, तो ये मेरे लिए कौन से होते, नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते। और नॉमिनल में हमने 2 कैटेगरी बताई थी, इनकम वाली और एक्सपेंसेस वाली। ये इनकम वाले का पार्ट होता। रेंट की बात करूंगा तो रेंट बिजनेस के लिए खर्चा है, ये अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए भैया एक्सपेंसेस के नेचर का अकाउंट है, और यही मेरी अगर मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच होती तो ये मेरे नॉमिनल अकाउंट का नेचर का अकाउंट होता। डिस्काउंट रिसीव्ड भैया खर्चा नहीं है, इनकम है, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है। परंतु अगर मैं यही बात करता अंडर ट्रेडिशनल मेथड, ये मेरे लिए क्या होता, कौन सा होता भैया, नॉमिनल अकाउंट होता।
आगे बात करेंगे कैरीज इनवर्ट। कैरीज इनवर्ट, जो माल आया है उसके ऊपर आपने पैसा खर्च हुआ है, कैरीज इनवर्ट और कैरीज आउटवर्ड। ठीक है भैया, कुछ आपका खर्चा लगा है, ठीक है ना, इनवर्ट हुआ है चाहे आउटवर्ट हुआ, दोनों के जो दोनों हैं वो जो है आपके लिए क्या हो गया भैया, ये एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट हो गए। कैरीज इनवर्ट हो चाहे आपका कैरीज आउटवर्ड हो, मतलब भाड़ा, कैरीज मतलब क्या हो गया भैया, भाड़ा लगा, आपका भाड़ा लगा, तो ये आपके लिए हो गए एक्सपेंसेस को। दोनों ही नॉमिनल नेचर के अकाउंट थे अंडर हमारे उस अप्रोच में। परचेज, अगर हमने माल खरीदा है, हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है भैया, तो हमारा एक्सपेंसेस का अकाउंट हो गया ये वाला, वहां मेरा होता वही नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या हुआ भैया, बिल्स पेबल का सिंपल सा मीनिंग हुआ ये आपकी हो गई लायबिलिटी, हमको फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को भुगतान करना है। डिटेल चैप्टर आई थिंक आपके कोर्स में नहीं है, 12th में है, तो वहां करेंगे। तो ये हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट होंगे, लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट होंगे अंडर मॉडर्न अप्रोच। वेजेस, वेजेस क्या है भैया, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है। आगे चलो मैं, चलिए इसको मैंने 10th तक कर लिया, आगे चलते हैं। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम वेरी इंपॉर्टेंट भैया, आपको इनकम जो है वो एडवांस रिसीव हो गई है, एडवांस रिसीव हो गई है, इनकम है, ठीक है। तो जो एडवांस रिसीव हो गई, एडवांस रिसीव का मीनिंग ये हुआ कि आपने उस आदमी का अभी तक काम नहीं किया है, परंतु आपने पैसा रिसीव कर लिया। एडजस्टमेंट एंट्री का वीडियो देखिए, वहां डिटेल्ड इस टॉपिक को हमने कवर किया है। तो जो एडवांस इनकम हमने रिसीव की है, ये हमारे लिए फिलहाल जो है वो लायबिलिटी है। बात समझना, वो इनकम की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ये होता ना, इनकम का नाम होता रेंट, खर्चा होता। एडवांस रेंट रिसीव्ड भैया लायबिलिटी हो गई जब तक कि आप उस ऑब्लिगेशन का काम पूरा का पूरा कर नहीं देते हो। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब यह हुआ कि आपने काम कर दिया परंतु पैसा अभी तक आया नहीं, तो ये आपके लिए हो गई संपत्ति, आपकी एसेट से फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को आपको पेमेंट आएगा, और यहाँ आपको लायबिलिटी है जब तक कि आप उसका पूरा काम कर नहीं देते हो। गुडविल हमारे बिजनेस के लिए क्या है भैया, एसेट्स नेचर का अकाउंट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर अगेन हमारे लिए एसेट्स नेचर के अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब हुआ कि भैया काम आदमी ने कर दिया है, काम ऑलरेडी हो चुका है, पर आपने उसका अभी तक भुगतान नहीं किया है, तो जब तक भुगतान नहीं करोगे ये आपके लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी नेचर का अकाउंट रहेगा। कैपिटल जो है वो कैपिटल नेचर का ही अकाउंट रहेगा। ये हमने कुछ अकाउंट को आइडेंटिफाई किया अंडर मॉडर्न अप्रोच, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए यहाँ भी कुछ क्वेश्चन नंबर 4 करा ऑन विच साइड, अच्छा ठीक है भैया। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमें बात करेंगे कि भैया कौन सी साइड डेबिट एंड क्रेडिट की इफेक्ट हो रही है। तो ये एक बार हम हमारी मॉडर्न अप्रोच के पहले रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।